नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक बार फिर राहुल गांधी पर। दरअसल पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी के बगैर हिंदुस्तान की सियासत चल नहीं पा रही है। ये उनके लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कोई विपक्ष का नेता अगर खबर के लिए मजबूरी बन जाए तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल है कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब एक शेर तो ये भी थे कि नाम ना हुए तो क्या हुआ, बदनाम तो हुए। उसको मैं उल्टा करके बोल रहा था, सीधे करके समझिए आप, बदनाम हुए तो क्या हुआ, तो भी नाम तो हुआ। तो ये स्थिति है राहुल गांधी की कि उनके बगैर कोई दिन ऐसा नहीं है जो खबर ना बने। सबको लगता है कि पता नहीं आज क्या करने वाले हैं। उनके जो शुभचिंतक है वो भी शायद डरते होंगे कि पता नहीं अब क्या बोलेंगे। जो उनकी स्क्रिप्ट राइटर हैं उनको भी लगता होगा कि आधी स्क्रिप्ट तो ठीक पढ़ दी, इसके बाद पता नहीं वो मन से क्या कहेंगे। अब कल वो लेकर आए थे, कल से हमारा मतलब इस बात से कि चुनाव के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं एक एटम बम फोड़ने वाला हूं और उसमें चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन उड़ जाएगा। अब ये विध्वंसक बातें हैं। देश का पीएम इन वेटिंग ये कह रहा है कि मैं एक एटम बम फोड़ूंगा, उससे देश का इलेक्शन कमीशन उड़ जाएगा। हो सकता है कि एक बार ऐसी बात हो। और सब बिल्कुल दम साधे बैठे थे कि कुछ राहुल गांधी ऐसा कुछ अजूबा करेंगे जो वाकई ऐसा होगा जो बम की तरह फटेगा। लेकिन उन्होंने वो बातें बताई जो देश के चुनाव जब 1952 में शुरू हुए थे तब से है, कि मतदाता सूची में नाम कुछ छूट जाते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं। उसके लिए आयोग एक सूची का प्रकाशन करता है और फिर उसमें दावे आपत्तियां बुलवाता है। ये चुनाव के पहले दिन से ये प्रोसेस है और ये कोई नया नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं एटम बम फोड़ूंगा। अब वो एटम बम पता नहीं फूटा, आयोग उड़ा कि नहीं उड़ा, लेकिन फुस हुआ कि नहीं हुआ। भाजपा कहती है फुस हो गया, वो कहते हैं कि एटम बम चल गया। अब दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। तो भैया आप हाइड्रोजन बम, एटम बम क्यों फोड़ रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कुछ अच्छी बातों में, अच्छे शब्दों में बातें करिए। ये एक अंडरवर्ल्ड की तरह, कोई डॉन की तरह बात करने वाला पॉलिटिशियन हो गया ऐसा लगता है देश में, या कोई नया रिवाज शुरू हो गया है। हर आदमी की अपनी एक सोच होती है, हर पत्रकार की, हर आदमी का एक चिंतन होता है। उसका किसी पार्टी के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कर्न होता है, किसी का निगेटिव होता है। लेकिन हमारा मानना है कि जो भी हो, राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीएम इन वेटिंग के हिसाब से कितनी ठीक है, कांग्रेस की कितना ठीक मानते नहीं मानते। अंतिम बात जुड़ूंगा कि पूरी कांग्रेस उनकी हर ओछी बात को, गलत बात को डिफेंड करने में जुट जाती है। कांग्रेस की शक्ति इसी में जुटती है कि राहुल जी ने जो कहा है उसको सही साबित किया जाए। जलेबी की बात करते हैं तो उसको भी सही साबित करो कि जलेबी का निर्माण करेंगे, उसको पैकेजिंग करेंगे, फिर विदेशों में भेजेंगे, उसकी फैक्ट्री लगाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी जी बम क्यों फोड़ना चाहते हैं, जबकि उनके परिवार के लगभग सभी महत्वपूर्ण लोग सामान्य रूप से दुनिया से विदा नहीं हुए हैं। कोई ना कोई एक्सीडेंट में, किसी हादसे में उनकी हत्या हुई है। वो तो ऐसे में कम से कम उन्होंने इस तरह की शब्दावली से बचने की ज़रूरत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। कमल जी, आपका बहुत स्वागत है। जूम पे हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल श्रीवास्तव जी। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। और जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं सूरज सोनी जी। सूरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। अब नरेंद्र मोदी जी चेहरा दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, ये देश के विपक्ष के नेता तय कर रहे हैं। देश में सब चेहरा दिखाएं। राहुल जी भी चेहरा दिखाई रहे ना 3 चुनाव हारने के बाद भी। एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करें, फिर भी लोग उनको देख ही रहे हैं। तो चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। नरेंद्र मोदी अब बाहर निकलेंगे तो लोग उनको डंडे से मारेंगे।
इस देश की स्थिति ऐसी होगी कि लोग पीएम हाउस में घुस जाएंगे, बांग्लादेश की तरह हालत हो जाएगी, नरेंद्र मोदी की कब्र खुदेगी, नरेंद्र मोदी की मौत हो जाए, इस तरह की बातें अगर कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष कहेंगे तो फिर उनका जो मेंटल लेवल है वो किस तरफ जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये चिंता की ज़रूरत है। आखिर किस दिशा में उनका चिंतन है, और अगर वो देश के प्रधानमंत्री बने तो फिर क्या करेंगे। अभी तो दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से जूझ रही है, उलझ रही है। यूक्रेन जैसे एक विकसित या बहुत ही शक्ति संपन्न राष्ट्र के जेलेंस्की को देख रही है कि किस तरह से जेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। ट्रंप साहब किस तरह से अमेरिका को हास्यास्पद बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिसने आज़ादी की लड़ाई में देश को आज़ाद कराया था, उसके जो रहनुमा हैं राहुल गांधी जी, वो क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, पूरा फोकस इसी पर है। मैं रंजन जी सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा कि आखिर कितना डिफेंड किया जाए। कोई भी आदमी, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इस तरह की बात नहीं करते, जो कहते थे कि हम क्रांति लेकर आएंगे, जो रक्त रंजित क्रांति होगी उससे सत्ता को बदलेंगे, वो भी इस तरह की बात नहीं करते हैं। आखिर उनके दोस्त लोग क्या अंडरवर्ल्ड के हो गए हैं आजकल? राहुल गांधी जी का उठना बैठना अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ हो गया है क्या? जो हथियार बेचते हैं उनके साथ हो गया है, या कुछ ऐसे साइंटिस्टों के साथ बैठ रहे हैं जो हाइड्रोजन बम बनाने की तरकीबें सबको बता रहे हैं? आपकी राय, कौन सी लेबोरेटरी में जा रहा है, कौन से उनके जो राइटर हैं, पटकथा लिखने वाले, क्या है, किस तरह के लोग हैं? आपकी राय, क्योंकि स्थिति बहुत विकट होती जा रही है। नहीं, बिल्कुल। कल उनका यात्रा का समापन हुआ, पहले फेज का। जी। वो कहा गया था कि वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा, लेकिन बाद में जो भी भीड़ हुई होगी उससे उत्साह बढ़ा होगा लोगों में, और कहीं नहीं, पहला एक तो अल्प विराम है, यात्रा आगे चलती रहेगी। और मुझे देखिए, आपके फोरम पे ही आपने अच्छा विषय पहले भी उठाया था, और उस विषय पे पहले भी चर्चा हुई थी, और मेरा ही कहना था, और मैं कई लोगों के विद्वान सहमत हूँ कि राहुल गांधी की जो भाषा है वो हिंदी मुख्यतः नहीं है। तो कई बार वो हिंदी में जब स्पीच देते हैं, कई बार आपने भी सुना होगा, राघवन जी हमने भी सुना है, जब इंग्लिश में बोलते हैं बहुत फ्लुएंट रहता है, उसमें गलतियां निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो जब हिंदी में जब आते हैं वो, तो जो आपको टर्मिनोलॉजी चाहिए, जिसे हिंदी ऑडियंस को आप कैच कर पाए, उसमें कमी दिखती है। इसीलिए कई बार वो ऐसी भाषा बोल जाते हैं जो कि कॉमन नहीं बोलना चाहिए। तो क्या उनको राजनीति किसी अंग्रेजी देश में जाके करनी चाहिए? क्या करें वो बेचारे? नहीं, देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, लेकिन पिछले मैं देख रहा हूँ कि जैसे जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो मैच्योरिटी बढ़ी है, ये सभी लोग मान रहे हैं, मुद्दों की समझ बढ़ी है। और जहाँ तक भाषा की बात है, तो उसमें जैसे अभी जो बातें हुई हैं, एक तो गाली जो बात हुई थी, पटना में गाली दिया किसी ने, वो कोई आदमी था जिसने बेवकूफ़ी किया। बेवकूफ़ी क्या, वो तो आपराधिक हरकत है, FIR भी हुआ। जहाँ तक हाइड्रोजन बम का मामला है, तो मुझे लगता है कि जब आपने मुद्दे पकड़ लिए हैं, आपके हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से मुद्दे पकड़ लिए आपने, और बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि जो आपने बिल्कुल सही कहा राघवन जी, कि 52 के बाद से हम लोग चुनाव देखते रहे हैं, कैसे उसमें संख्या जोड़ी जाती घटाई जाती है वोटर लिस्ट में। केवल इसमें यही एक अलग बात है कि जो विपक्ष को ताकत देती है कि जो 7 विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें 6 को जोड़ने के बाद जो कांग्रेस आगे जा रही थी, 7वें से पीछे हो गई। तो एक लॉजिकल उनको एक ग्राउंड मिल गया कि ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ये हो जाता, होता नहीं तो बात की बात है। दूसरी बात हुई है कि जो प्रॉब्लम हुई कि इलेक्शन कमीशन को इवेसिव होने के बजाय उनको फ्रंट पे आगे आना चाहिए था, और एफिडेविट जो मांग रहे थे, वो एफिडेविट मांगने के बजाय जांच करा देते और बोलते कि आप झूठ बोल रहे हैं। अभी तक देखिए CI ने ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, 1 लाख का बंदा है। तो अगर आपको कोई मुद्दा मिल गया है, विपक्ष चेक हो रहा है, तो ऐसी कोई भी लैंग्वेज हो राघवन जी, चाहे कोई शब्द हो या कोई वाक्य हो या कोई नारा हो, अगर बहुत सोच समझ के देना है, तो मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बम हो, कोई बम हो, ऐसी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। मुद्दों पे पड़े रहिए, मुद्दों पे लगे रहिए, और लगता है कि अगर मुद्दे आपके ठीक हैं, जनता समझ रही है, जनता आपके साथ कर रही है, आपके साथ आ रही है, तो मुद्दे ज़्यादा कामयाब होंगे मुद्दों के साथ। लेकिन अगर आपने गलती से कोई शब्द बोल दिया, जैसे वो रैली में किसी ने गाली दे दिया, देखिए सब चीज डिलीट। जब प्रधानमंत्री का स्पीच था, उन्होंने काफी फोकस उसी पे किया, कैसे उनको गाली दी जा रही है।
तो पूरे विपक्ष को, राहुल गांधी को नहीं, कोई नेता विपक्ष का हो, ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिससे सत्ता पक्ष को कोई मौका मिले उनके मुद्दों को डिटेल करने का। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कोई नेता ऐसा बोल रहा है, सवाल है कि पीएम इन वेटिंग बोल रहा है, देश के नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। ये छोटा पद नहीं है, इसको बनने के लिए लोगों को कई कई बार 1-2 जन्म लेने पड़ते हैं। अलग बात है कि आप गांधी परिवार में पैदा हो गए तो आप नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, चाहे आप कितने भी सफल असफल हो, 3 चुनाव हारने के बाद भी आप बन रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी बहुत काबिल लोग हैं जो इस पद के लिए योग्य हैं, लेकिन वो उनका इंटरनल मैटर है। एक जर्नलिस्ट के नाते हमारा मानना ये कि आखिर आपकी भाषा की गिरावट वो कितनी सड़क छाप हो जाएगी, आप किस ढंग से बोलेंगे, आखिर उसमें गरिमा तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप जैसी बात करेंगे तो वो पूरी दुनिया में दूसरे कार्यकाल में जोकर साबित हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सबसे बड़ा देश हथियार के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जोकर हो रहे हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज किया है। आपकी पार्टी में जो भी व्यवस्था हो, आप उसके नेता प्रतिपक्ष हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप जोकर साबित हो रहे हैं। कभी आप जलेबी की बात करते हैं, इसके बाद कोई आपसे सवाल करे तो बोले कि आप बीजेपी के आदमी, कि आप दूसरे आदमी हैं। ये जो चीज़ें बताती है कि आप में फ्रस्ट्रेशन है, सफलता का जोश है, उत्साह, वो अपनी जगह है, लेकिन देश एक बहुत संभ्रांत तरीके से सियासत को देखना चाहता है। कुछ फीसदी हो सकते हैं जो इसको स्वीकार करेंगे, बहुत सारे लोग सी ग्रेड की पिक्चर भी देखते हैं, तो वो अलग बात है, मैं उस पर ही जाना चाहूँगा। लेकिन सवाल है कि हम जो भविष्य में देखना चाहते हैं राहुल गांधी को, अभी उनका बिहेवियर उसके आसपास नहीं आता। ये चिंता की बात है, राहुल जी के लिए भी हो सकती है, कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी। राठी जी, आपकी राय, ये जो भाषा है वो क्या कहती है? उसके बाद में प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो क्या कहते हैं इनके बारे में? गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा था? भोपाल के एक पूर्व सांसद रहे हैं जो संजय गांधी के बड़े करीबी थे, गुफरान आजम, उन्होंने क्या कहा था? तो वो सब बातें और फिर राहुल गांधी का जो बिहेवियर है वो, उस पर बातचीत होगी। अभी आपकी राय, ये हाइड्रोजन बम क्या कहता है? देखिए, जो भी राजनेता होता है, फिल्म एक्टर होता है या वैज्ञानिक होते हैं, ये एक देश के लिए एक आइकॉन होते हैं। लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। जब प्रेरणा लेते हैं तो ऐसे लोगों को एक अपने आप में ऐसा एक कैरेक्टर, भाषा, नज़रिया, देखने का नज़रिया, चूँकि बड़े अच्छे किसी विदेशी कॉलेज में पढ़ के राहुल गांधी जी ने पढ़ाई की है, तो भाई उसका जो ज्ञान और जो अनुभव और जो यात्राएं कर रहे हैं उसका अनुभव, इन सब को एक अच्छी भाषा में जब तक हम नहीं बोलेंगे और उस भाषा को अंतिम व्यक्ति तक ना वो बात समझे, उससे कनेक्टिविटी, जैसे हम देखेंगे कि मतलब बाबा, जैसे हम कहें अगर धार्मिक बहुत सारे बाबा भी हैं, तो आजकल जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो एक आम आदमी की भाषा में वो बात करते हैं। बड़ा अच्छा सा महसूस होता है, सरल महसूस होता है, आदमी से जुड़ाव महसूस होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी लगभग उस बात, एक आम भाषा में बात करने का, एक अच्छी भाषा में बात करते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को भी ये चीज़ें सीखना चाहिए कि उनकी जो भाषा है उसमें संयम होना चाहिए, शब्द अच्छे होना चाहिए, आम आदमी से कनेक्टिविटी होना चाहिए। जो उनने पढ़ाई लिखाई की है, जो उनके साथ खुद का अनुभव, साथियों का अनुभव, पार्टी का अनुभव, इन सब को साथ समाहित करके अच्छा सा भाषण प्रिपेयर करके अगर देते हैं, क्योंकि एक नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की तो एक बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी में, और अगर उसमें डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो फिर सत्ता पक्ष बेलगाम भी हो सकता है। तो इसलिए अगर हमें डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है, जो बात राहुल जी कहते हैं संविधान की किताब लेके कि मैं संविधान को हम पालन करवाएंगे, तो उसी संविधान को अगर वो देखेंगे तो संविधान में शायद कहीं एटम बम, हाइड्रोजन बम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उस संविधान की किताब में नहीं है। उसमें लिखा है कि कैसे रोजगार करना है, कैसा आरक्षण होना है, कैसा देश को आगे बढ़ाना है, देश में क्या चीज़ की व्यवस्था होनी है, उसमें से क्या चीज़ हो गई, क्या नहीं हुई। आज आदमी को चिंता है। उनके भाषण से आम व्यक्ति को इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि आदमी अपने जीवन में और अपने रोजगार के लिए व्यस्त है, अपने काम धंधे में, अपने परिवार में, अन्य बहुत सारी चीज़ों में बहुत व्यस्त है। तो ऐसे भाषण जो अगर वो विषय ऐसा बताएं जिससे लोगों को लगे कि उसको बेनिफिट हो रहा है, तो अगर वो सुनना पसंद करेगा और उस पर
इनके लिए हो सकता है कि फेवर भी करे, वोट भी करे, लेकिन ऐसा बम और ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पे आदमी, जैसा आपने कहा कि जैसे अभी हम अमेरिका के राष्ट्रपति जी को बिल्कुल उससे ही देख रहे हैं कि चलो यार ये तो आए हैं, कुछ भी बोल के जाएंगे, तो वैसी राहुल गांधी जी की भी इमेज, और फिर उनकी इमेज को विपक्ष और उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग गाली गलौज कर देते हैं। तो अगर वो थोड़ा बहुत कुछ बना भी रहे तो वो 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, और बीजेपी को मौका मिल जाता है कि उनकी बातों को आगे लेके चले जाए। बीजेपी को मौका मिले ना मिले, देखिए जो ट्रम्प कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी को बहुत पसंद आई ये बात। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से कहता हूं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। आपको देश के जो दुश्मन हैं या देश के खिलाफ की बात आपको बहुत जल्दी पसंद आती है। उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड नहीं है, बल्कि बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। आप देखिए कि अभी हाल की बात करें, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट आई है वो हमारे अनुमान से ज़्यादा आई है। लेकिन आपको देश के खिलाफ जो बातें वही क्यों पसंद आती हैं? इस पर सवाल है कि ट्रंप कल तक मोदी के साथ थे तो ट्रंप विलेन थे। जैसे ही ट्रंप ने कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है, आपको ट्रंप की भाषा आप बोल रहे हैं। एक वो जोकर है, हम उस जोकर की यहाँ तरफदारी कर रहे हैं भारत के खिलाफ। ये चीज़ें बताती है कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं। माने परसेप्शन की बात है, ये परसेप्शन आप खुद ही बना रहे हैं। अगर देश ये कहता है कि देश को जातियों में नहीं बांटना चाहिए, इंदिरा जी बोलती थी जात पर ना पात पर, आप देश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अगर ये उचित होती तो नेहरू जी से लेकर मोदी जी के पहले तक और मोदी जी तक लोग कराते, लेकिन राहुल गांधी इस जिद पर अड़े। उन्हीं की इस बात को प्रकारांतर में रूप बदलकर एक अंग्रेज ने कहा कि भारत में जितने उद्योगपति वो ब्राह्मण हैं और वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जो मुल्क हैं उनसे वो बातें आ रही और उसको आप बातें उनकी और जुबान आपकी है। इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो सारा मामला है, देश में क्या हम अशांति पैदा करना चाहते हैं एटम बम की बात करके। मैं एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा आपसे अगली दौर की बातचीत में। रंजन जी, ये कहा था उन्होंने चुनाव के दरमियान कि कुछ दिन बाद देखिए जब मोदी घर से बाहर निकलेंगे तो लोग डंडों से मारेंगे उनको। ये शब्द थे राहुल गांधी के। तो ये जो डंडों से मारेंगे, मोदी की कब्र खोद दो, एटम बम, हाइड्रोजन बम, आखिर ये क्या है? देश में हम क्या, लोगों की क्या मानसिकता में क्या चीज़ डालना चाहते हैं कि लोग उद्वेलित हो जाएं, गुस्सा हो जाएं? एक अंतिम बात मैं बोलूँगा सूरज जी की जाने की तरफ जाने के पहले, लोगों से ये भी कहा गया कि जब दुनिया से सस्ता तेल हम खरीद रहे हैं तो भारत की जनता को हम सस्ता तेल बेच क्यों नहीं रहे? अब ये सरकार का डिसीजन है कि वो कहाँ से पैसे कमाकर कहाँ खर्च करना चाहती है। लेकिन जनता में ये मैसेज देने की कोशिश कि सरकार तो बहुत पैसे बना रही है और जनता को उसका लाभ नहीं दे रही है, गरीबों को नुकसान पहुंचा रही है। फिर गरीबों से ये कहना कि आपका पैसा अडानी के पास जा रहा है, अंबानी के पास जा रहा है, ये बार बार कहना ताकि गरीबों में जो गरीब तबका है वो देश के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। तो बहुत सारी बातें, लेकिन सूरज जी पहले आपकी राय, फिर मैं आऊंगा रंजन जी की तरफ। जी राघवेंद्र जी, मैं तो बिल्कुल इस मामले में पहले मुझे लगता था कि ये जो गांधी परिवार के संस्कार है, तो कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, लेकिन इंदिरा गांधी तो ऐसी नहीं थी। और इंदिरा गांधी के जो बेटे राजीव गांधी, वो भी इस तरह का बर्ताव सार्वजनिक जीवन में हमने कभी उनका सुना नहीं, कभी देखा नहीं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी चल पड़े हैं एक ऐसी राह पे, जिस राह पे अभी आपने ठीक कहा कि सी ग्रेड फिल्मों के अंदर जो छुट भैया अभिनेता होता है वो ऐसे रोल करता है। और मुझे तो याद आ रहा है छुट भैया का भी ऐसे नेताओं के रोल पे एक इंडियन पिक्चर मैंने देखी थी राघवेंद्र जी। उसमें कोई नेता आते हैं कि मैं चलता हूँ तो तूफान खड़ा हो जाता है, मैं पटाखा फोड़ देता हूँ, मैं बम खड़ा कर देता हूँ, और वो फिर बाद में बड़े शर्मिंदगी से निकलते हैं कमिश्नर के ऑफिस से। तो ऐसा ही कुछ नजरिया इनका मुझे अभी दृष्टिगोचर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, तमाम तरह के विरोध हो, कितना भी किसी का कर ले, लेकिन भारतीय समाज के अंदर जो लोग हैं वो अभी भी अपने जो नेता है उनको नायक मानते हैं। नायक भी नहीं हो तो उनसे एक संजीदा व्यवहार की उम्मीद वो करते हैं। ये इस तरह की जो भाषा है, ये बम फोड़ दूंगा, मेरे आने से भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी आ जाएगी, अब हाइड्रोजन फोड़ूंगा, मोदी बाहर निकलेगा, उसको डंडे से मारेंगे, उनको नहीं उसको डंडे से मारेंगे लोग। और उसके बाद में अभी जो ट्रंप बोल रहा है उसके सुर में सुर मिला रहे। जॉर्ज सोरोस जो ये कहता है कि मेरी जो है 2 बिलियन का मेरे पास में रिजर्व फंड है डॉलर का,
और उससे मैं जो है भारत के अंदर तख्ता पलट कर दूंगा और भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो जॉर्ज सोरोस के सुर में सुर मिलाएंगे जाकर के। तो ऐसी जो भाषाएं की इनकी बार बार जो निकल के आ रही है, मैं समझता हूँ कि भारतीय लोगों को, भारतीय समाज के अंदर किसी भी तरीके से ये पसंद नहीं आएगा। और एक ध्यान खींचने के लिए, एक अपना जो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए कुछ समय के लिए जरूर ही ऐसी बातें एक वर्ग को, एक जो मतदाताओं का वर्ग है छोटा सा, उसको जरूर लुभाती होगी। लेकिन जो आम भारतीय नागरिक है, आम भारतीय वोटर है, चाहे वो बिहार का हो, बंगाल का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, गुजरात का हो, जम्मू कश्मीर का हो। जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझते हुए इनसे अलग कर लिया अपने आप को। इनके जो स्टेटमेंट है, बयान है, अलग कर लिया। कांग्रेस में भी धीरे धीरे जो अच्छा प्रबुद्ध वर्ग है, ऐसा नहीं कांग्रेस में नेता नहीं है, संजीदा लोग हैं वहाँ भी, लेकिन वो भी धीरे धीरे इसके पास भी रखते रायों से ऐसे भी एक सबका बाहर निकल रहा है। तो कई जो लोग अभी छोड़ करके कांग्रेस से निकले, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, चाहे गौरव पंत रहे हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो निकलने की तैयारी में, शशि थरूर है, ये बहुत से लोग बोलते हैं, विचार करते हैं। लेकिन ऐसा एक वर्ग कांग्रेस में बना हुआ है जो अपने नेता को खुश करने के लिए उनको बजाय सही राय देने के उनकी हामा मिलाते हैं। और ऐसे तो खुश तुम डाल में पात वाला पार्टी सिद्धांत से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। ऐसा नेता जिसको नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा मिला हो, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती तो राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास। रंजन जी, अभी एक चीज और 2 दिन पुरानी बात है, अधीर रंजन जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भी वोटों की चोरी हो रही है। 35 लाख 40 लाख के आसपास वोट जो है ममता बनर्जी ने भी चुराए हैं। तो उस पर अभी तक 48 घंटे से ऊपर हो गया है, राहुल गांधी की कोई टिप्पणी नहीं है, जबकि उनका पूरा मिशन इसी बात पर है। तो ये बताता है कि आपके डबल स्टैंडर्ड है, आप टारगेट कर रहे हैं सरकार माने बीजेपी सरकार को, लेकिन टारगेट आपका वोट चोरी नहीं है। वोट चोरी तो आपने नाम दे रखा है, जो गड़बड़ी है उस पर फोकस नहीं है आपका। उस पर फोकस होता तो फिर आप बंगाल की बात भी करते। बंगाल का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, इस पर भी आपकी कोई टिप्पणी? नहीं, देखिए साहब, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, अब जाहिर है कि 2 धारा में पूरी पॉलिटिक्स बटी हुई है जी। ऐसे में जब पिछला जो चुनाव हुआ, उसके बाद केजरीवाल की पार्टी आप और ममता बनर्जी अलग थलग जा रहे थे, एक दूसरे ने छोड़ दिया था। वोट चोरी के मुद्दे पर फिर से लोग एक आ रहे हैं, एक हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी या कोई भी कांग्रेस का नेता अभी बंगाल के मामले में कुछ बोलने को अवॉइड करेगा, क्योंकि टीएमसी के नेता उनकी रैलियों में शिरकत कर रहे हैं और वो नहीं चाहेंगे किसी टिप्पणी से उनको फिर से डिवीजन का मौका मिले, उनको बाहर जाने का मौका मिले। और एनडीए भी यही करती है, जो पार्टी है। हमारे लोग चोरी करें तो ठीक है, हमारे लोग चोरी करें तो ठीक है, दूसरा करें तो, ये पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, वो इंटरनल कुछ भी हो। मैं तो ये सर कह रहा हूँ कि नहीं सर, मैं वही कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अभी जैसे यूपी में कुछ घटना होती है जी, तो जैसे भाजपा के लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही ऐसा कंट्री में हो गया है कि अपनी पार्टी, अपनी एली की पार्टी वाले कोई बोलता नहीं है, डिस्कोर्स ही ऐसा हो गया है। जहां तक मामला फिर से उसी पे मुद्दे पे आते हैं कि जो भाषा है, तो हम लोग भाषा पे से चर्चा कर रहे हैं। राघवन, जैसे आपने बोला राघवन जी, कि हम पीएन वेटिंग समझ रहे हैं उनको, तो इसलिए जाहिर है कि जब किसी को इतना गंभीर मान रहे हैं तो उनको भाषा क्या होनी चाहिए, उस पर विवेचना करना लाजमी बनता ही है कि अगर बाद में पीएम बनते हैं तो किस तरह की भाषा होगी। अगर भाषा खराब होगी तो जाहिर है नुकसान कांग्रेस को ही होगा, विपक्षी गठबंधन की होगा। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि जो आदमी पीएम इन वेटिंग है, पूरे गठबंधन को लीड कर रहा है, विपक्ष का मजबूत नेता है, उसको अपनी भाषा पर एक कंट्रोल रखना चाहिए। साथ में ये भी है, बार बार जो बात कमल लाठी जी बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि आम जन की भाषा से कैसे जुड़े, उस पर उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऐसा हुआ है राघवन जी, जो बोलचाल की भाषा हर जगह, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, दोनों तरफ गिरावट आई है, भयंकर गिरावट आई है। संसद बाहर ही, मतलब नाम नहीं लेना चाहूँ, बड़े बड़े नेता ऐसे सब बोलते हैं, आश्चर्य होता है कि पहले के नेता अगर जिंदा हो जाए तो दोबारा बेचारे आत्महत्या कर लें। बिल्कुल, उनके समय कोई सोच नहीं सकता था। तो गिरावट चारों तरफ आई है। मुझे लगता है सबको बैठ के सोचने की जरूरत है कि भाषा पे कैसा, क्योंकि वो रोल मॉडल हमारे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, बिल्कुल, कि उनकी भाषा का प्रभाव समाज पे क्या पड़ेगा। रंजन जी, जो क्रिकेट टीम में स्थापित प्लेयर हैं वो 0 पे आउट हो जाएंगे 4 बार तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो टीम में आना चाहता है उसको बराबर
अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, सेंचुरी पर सेंचुरी मारनी बात, पड़ेगी। ठीक बात। अगर आप सत्ता में आना ठीक चाहते बात। हैं तो आपको बराबर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वो 4 बार 0 पे आउट हो गए थे तो 2 बार मैंने भी बदतमीजी हाँ, कर और दी तो चल जाएगा। सरफराज खान बेचारा सेंचुरी मारी, बाद में परफॉर्म नहीं कर पाया, बाहर हो गया। जी सेंचुरी मारने के बाद भी चूंकि लगातार परफॉर्म नहीं कर पाया, अब काफी बार बता रहा हूँ, हाँ, मैंने उसको वो बाहर कर दिया। अपवाद हो सकते हैं एक आध दो, हाँ, वो अपवाद की बात नहीं नहीं है, वही लेकिन नहीं, अपवाद नहीं, आप ही बात कर रहा हूँ कि सेंचुरी मारा उसने, जी। लेकिन चूंकि नया खिलाड़ी था, कंसिस्टेंट नहीं था वो, तो इसलिए वो बाहर कर दिया गया। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि समय की कमी है। राठी जी बहुत संक्षेप में टिप्पणी, लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा कि अगर हमारे मित्र ने कोई पाप किया है तो वो फिर चर्चा के लायक नहीं है। दूसरे ने अगर उंगली से भी खून निकाला तो सजाए मौत उसको मिलेगी। ये परसेप्शन अगर विपक्ष के लोग बैठकर बनाएंगे तो सत्ता उनके लिए दूर की कौड़ी, क्योंकि आप कमजोर हैं, आप नीचे हैं, आपको दोनों पक्ष की ओर सच बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपकी छोटी सी टिप्पणी। देखिए, ऐसा है कि सभी जगह आजकल इंटेलिजेंस और अपनी अपनी प्राइवेट इंटेलिजेंस ही कहूँगा, प्राइवेट तौर पे भी जनता की नब्ज पकड़ के ही राजनेता काम कर रहे हैं। और ये हिंदुस्तान नहीं, विश्व के कई देशों में ये काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कई और ऐसे देख रहे हैं हम, कई राजनेता ऐसे, जैसे राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं, ऐसे कई राजनेता विश्व के अन्य देशों पे भी ऐसे बयान आते हैं। तो ये एक नैरेटिव पब्लिक का भी और सोशल मीडिया का और कुछ आईटी सेल का और कुछ कई जगह के प्रभाव, मुझे लगता है कि वो एक जो हिंदुस्तान की हमारी परंपरागत एक भाषा शैली, एक संस्कृति, वो ठीक है, विपरीत काम नहीं। उससे मेरा कहना है कि अगर आपको सत्ता मिले ना मिले, भाषा ठीक रखनी पड़ेगी, नियत ठीक रखनी पड़ेगी, और लोगों को ये महसूस हो कि आपकी भाषा और आपकी नियत ठीक है। भले ही आप प्रतिपक्ष में हैं, तब तो आप आदर्श नेता हैं और कल आप सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन आप भी उसी जाल में फंस गए तो फिर लोग बोलेंगे चोर चोर सब मौसेरे भाई हैं। इससे बेहतर है जो सत्ता चला रहा है वही ठीक है, ये तो बहुत उसी ट्रैक पर है या बहुत उससे भी सी ग्रेड के है। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी आखिर बम ही क्यों फोड़ना चाहते हैं। देखते हैं हाइड्रोजन बम क्या लेकर आते हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका साधुवाद, रंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, और सूरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।